एंड नाउ टुडे विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आज हम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एंड दिस इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर। यू कैनॉट इंक्रीज द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बियॉन्ड अ पॉइंट। मगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं विद अ डायग्राम। जो क्रिटिकल डिसीजन है गवर्नेंस के, कि कब वॉर करनी है, कब पीस करनी है, किसके साथ ट्रीटी करनी है, बजट में क्या लाना है, जो गवर्नेंस के बेसिक डिसीजन है वो ये लोग लेते हैं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसीजन लिया कि हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी है, भारत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि बांग्लादेश वॉर शुरू हो जानी चाहिए। अब जो डिसीजन बड़े क्रिटिकल है लाइफ के, अभी मान लीजिए आप यूट्यूब सेंसेशन है, कैरी मिनाटी है आप, ये वो दोस्त है जिन्हें पता चल ही जाएगा, आप डायरेक्टली ना भी बताओ तो, क्योंकि वो इतने क्लोज नहीं है आपसे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अमित शाह को कोई मिनिस्ट्री दी है तो अमित शाह किसी और के अंडर में काम नहीं करेंगे, पूरी मिनिस्ट्री उनके अंडर में काम करेगी। अभी कितनी खतरनाक बात है कि आप ये बोल रहे हो कि चाइना के साथ हम क्लोज आ जाएंगे, मगर देश के लिए जरूरी भी हो सकती है। काबिल लोग चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए हर समय दंगा करने की मूड में रहते हैं कि भाई सारे कैटेगरी के मिनिस्टर हैं, कुछ बोलते ज्यादा है, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कैबिनेट वर्ड इमरजेंसी का मिसयूज रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड कर दिया गया था। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिजिक्स वाला ओनली IAS। दिस इज आशीष कुमार, द फैकल्टी फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन फिजिक्स वाला ओनली IAS। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किया था। आई होप यू गॉट बेनिफिटेड बाय द क्लास। काफी इलेबोरेट और एक्सटेंसिव क्लास थी। एंड नाउ टुडे विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच रिलेट्स टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है ये, और इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, बिकॉज दिस इज अ वेरी, यू कैन से अगेन अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर। इस पे कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड एज आई सेड इन द प्रीवियस क्लास that I have made the notes keeping in mind the requirement of the examination. नोट्स ऐसे बनाए गए हैं कि आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट को वो पूरा करें, कोशिश यही रहेगी। उम्मीद है आपको इसका फायदा मिलेगा। बट बिफोर आई प्रोसीड विद द क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द अपकमिंग कोर्सेज इन फिजिक्स वाला ओनली IAS। ये ऑनलाइन कोर्सेज है, मैं इसका एक आपको एक ग्लिम्स दे दूं, पिछली क्लास में भी दिया था। बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन योर नीड वी हैव एक्चुअली टेलर्ड द कोर्सेज। अगर आप कॉलेज में है, बिगनर है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, देन यू कैन गो फॉर दिस 3 year कोर्स। इसे प्रारंभ कहते हैं। इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स और हिंदी में है, एंड इट्स अ 3 year कोर्स। देन यू हैव गॉट अ 2 year कोर्स, मतलब ये पूरा कोर्स 2 साल में कराएगा, ये 3 में कराएगा। और इस कोर्स का नाम है संकल्प। इंग्लिश में है, हिंदी में भी संकल्प है। इंग्लिश में इसी को पिनैकल बोलते हैं, मतलब जहां इंग्लिश का यूज किया जाएगा प्योरली। देन दिस इज 1 year बैच प्रहार। प्रहार इंग्लिश में है, हिंदी में है, इसी का इंग्लिश वर्जन, मतलब उसमें इंग्लिश यूज करी जाएगी मोस्टली, सो दैट इज टाइटन। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन गो फॉर दिस बैच और दिस बैच और दिस बैच। होपफुली दिस विल सर्व योर नीड एंड इंश्योर दैट योर ड्रीम्स आर रियलाइज्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास शुरू करते हैं आज की। एंड अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि प्रीवियस क्लास में वी डिस्कस्ड a bit about union executive, and why I am saying bit क्यों बोल रहा हूं मैं, because union executive में सिर्फ वो नहीं है जो हमने पिछली बार किया था। we discussed the president, पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था, साथ में वाइस प्रेसिडेंट। आज हम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एंड दिस इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर। फिर इसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आते हैं। ये दोनों हो चुके हैं। आज वी विल बी फोकसिंग अपॉन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, राइट। होपफुली दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अब जैसे इफ आई कम टू द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, अगर मैं सीधा डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाऊं तो लेट मी गिव यू अ डायग्राम के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता कैसा है। देखिए, पहले बात लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं, अक्सर ये वर्ड आजकल यूज होता है। तो वो जो मोदी गवर्नमेंट, जिसको आप मोदी गवर्नमेंट कहते हो, वो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसे ले मैनिश लैंग्वेज में हम लोग गवर्नमेंट भी कह देते हैं, और इसी को मोस्टली हम लोग कह देते हैं एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसे इंप्लीमेंट करने का काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। ये सारा मैं पिछली बार आपको बता चुका हूं। अब सवाल यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता क्या है, ये है क्या। ये अपने आप में एक झुंड है, इट्स अ ग्रुप, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ बॉडी ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स। ये यूनियन मिनिस्टर्स की, क्योंकि अभी हम सेंट्रल लेवल की बात करें, यूनियन मिनिस्टर्स की एक बॉडी है।
इसमें काफी सारे लोग होते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि एज ऑफ नाउ मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक लिमिट है, उसका साइज फिक्स है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू कैनॉट इंक्रीज द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बियॉन्ड अ पॉइंट। मगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या, पहले मैं आपको यह बता दूं विद द डायग्राम। देखिए, इफ दिस इज द पूरा मोदी गवर्नमेंट, मैं मोदी गवर्नमेंट इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं उनकी पब्लिसिटी कर रहा हूं, रिलेट करने में इजी रहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दिस इज गवर्नमेंट, दिस इज हियर इन दिस केस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब मान लो ये आपका फ्रेंड सर्कल है, सपोज इट्स योर फ्रेंड सर्कल। भाई आपके मान लीजिए 20-25 दोस्त हैं। आज वर्चुअल वर्ल्ड में जिसके 20-25 दोस्त हो वो तो कम है, लोगों के हजारों लाखों मिलियंस में दोस्त हैं। भाई फॉलोअर क्या दोस्ती हुए ना एक तरह से आपके। तो ये समझिए इट्स अ बिग बॉडी एंड दिस बिग बॉडी इज लाइक अ फ्रेंड सर्कल यू हैव। एंड हु आर यू? यू आर द प्राइम मिनिस्टर, आप है प्राइम मिनिस्टर। तो पहले हमारे पास आ गए प्राइम मिनिस्टर, यू गॉट प्राइम मिनिस्टर। अभी आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज मान लीजिए 72 मिनिस्टर है उसके अंदर, ठीक है, 72 मिनिस्टर्स। अब जो क्रिटिकल डिसीजन है गवर्नेंस के कि कब वॉर करनी है, कब पीस करनी है, किसके साथ ट्रीटी करनी है, बजट में क्या लाना है, जो गवर्नेंस के बेसिक डिसीजन है वो ये लोग लेते हैं। और कभी कभी उन्हीं डिसीजन को पार्लियामेंट से पास भी कराते हैं बिल की फॉर्म में। सारे डिसीजन को पार्लियामेंट में पास कराने की जरूरत नहीं होती है। खैर, अब जो क्रिटिकल डिसीजन है वो ये लोग लेते हैं। जैसे मैंने बोला अभी अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसीजन लिया कि हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी है, भारत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि बांग्लादेश वार शुरू हो जानी चाहिए, रशिया के साथ एक संधि हो जानी चाहिए, बिकॉज इंडिया खतरे में था उस टाइम पे अमेरिका की तरफ से। सो दे टेक ऑल द क्रिटिकल डिसीजंस। अब जो डिसीजन बड़े क्रिटिकल है लाइफ के, अभी मान लीजिए आप यूट्यूब सेंसेशन है, कैरी मिनाटी हैं आप, और आपके करोड़ों फॉलोवर है, दोस्त बोल लो उनको। अभी कैरी मिनाटी साहब को ये हो जाता है कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं किसी से, उनको भी पता नहीं उनकी शादी हुई नहीं हुई, मुझे नहीं पता, नॉर आई एम इंटरेस्टेड, बट मान लो उनको ये हुआ कि भाई मुझे शादी करनी है किसी पर्टिकुलर XYZ लड़की से। अब ये डिसीजन तो वो अपने करोड़ों फैन से पूछ के नहीं लेंगे, अनलेस उन्हें एक वीडियो बनाना है जो वायरल करना चाहते हैं। तो ये डिसीजन सबसे थोड़ा ना पूछेंगे कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। एक तो इससे उसकी आइडेंटिटी वायलेट होती है, किसकी? उस लड़की की, उनकी प्रिवेसी वायलेट होती है, और ये अच्छा भी नहीं लगता। फिर काफी सारे लोग हैं जो उल्टी सीधी एडवाइस भी देंगे। कोई बोलेगा भाई भाई इसकी साथ तो मेरी पहले ऑलरेडी शादी हो रखी है, तू फंस जाएगा, जानबूझ के उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कोई कह रहा हाँ भाई कर ले कर ले कर ले, तो एडवाइस भी गलत सलत देंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, व्हाई शुड नॉट यू डिस्कस ईच एंड एवरी क्रिटिकल इशू विद ईच एंड एवरीवन whom with you have some kind of acquaintance or knowledge। तो इस तरह के जो क्रिटिकल डिसीजन होते हैं वो आप अपने परिवार से या जो बहुत ही क्लोज लोग होते हैं उनसे डिस्कस करके करते हैं, है ना। घर में परिवार में भी आप सबसे बात नहीं करते हैं, कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, आपका भाई है, बहन है, उससे पूछते हो मैं उससे शादी करना चाहता हूं, कर लूं? तो कहने का मतलब ये है यू हैव गॉट सर्कल्स, सम पीपल आर वेरी क्लोज टू यू, विद देम यू कैन डिस्कस एनीथिंग, क्योंकि यहां पे प्रिवेसी वायलेट होने का डर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी इसका भी डर नहीं है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर ऑल्सो योर फ्रेंड्स, बट वो उतने क्लोज नहीं होते हैं। इनके साथ आप शादी करने से पहले डिस्कस करोगे शादी करूं कि नहीं करूं। इनको आप शादी करने के जब डिसीजन ले चुके हो तो बताओगे कि भाई मैंने फलानी लड़की से शादी करने का फैसला किया है, तो इनको आप इंफॉर्म करोगे। और इनको आप इंफॉर्म नहीं भी करोगे तो चलेगा, इन्हें पता चल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। यूट्यूब पे तो खबर खान सर की शादी हुई थी तो फैल गई नहीं खबर अपने आप ही कि आज शादी हो रही है उनकी, तो उन्हें ये वो दोस्त हैं जिन्हें पता चल ही जाएगा, आप डायरेक्टली ना भी बताओ तो, क्योंकि वो इतने क्लोज नहीं है आपसे, ठीक है ना। द वे यू हैव योर फ्रेंड सर्कल, सम आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट विद whom you can share everything because you know that the information will not be leaked. Some are okay friends, उनसे आप सारे बातें तो नहीं करते बट कुछ बातें कर लेते हो, और बाकी हैं जिन्हें हाई हेलो होती है, बस इतना है, ज्यादा क्लोजनेस उनसे भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो इंफॉर्मेशन लीक ना कर दे, पता नहीं आपको मिसगाइड ना कर दे, पता नहीं उनमें उतना दिमाग भी है कि नहीं है, इसलिए आप उनके साथ सारी बातें डिस्कस नहीं करते हैं। ऐसे ही
प्राइम मिनिस्टर को जब गवर्नमेंट चलानी है तो उन्हें बहुत सारे मिनिस्टर्स की जरूरत है, क्योंकि गवर्नेंस अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। कोई एग्रीकल्चर देखेगा, कोई रेलवे देखेगा, कोई फाइनेंस देखेगा। अब फाइनेंस हुआ, रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, होम हुआ, बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे आप सोचिए जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने वहां की स्टेटहुड खत्म करके उसे डिवाइड कर दिया था, तो पहले वहां पे सेना भेज दी गई थी। मतलब होम मिनिस्टर के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन पहले हो चुकी थी कि हम ये काम करने जा रहे हैं। हो सकता है मोदी जी की गवर्नमेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स को यह बात पता ना हो कि कश्मीर को अब ये डिवाइड करने वाले हैं, उसे यूटी बनाने वाले हैं, मगर मोदी गवर्नमेंट में कुछ लोगों को यह बात पता थी। और वो कुछ लोग कौन थे? वो कुछ लोग थे कैबिनेट मिनिस्टर्स। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर एक जैसे रैंक के नहीं होते। कुछ सीनियर ऑफिसर, सीनियर रैंक के मिनिस्टर होते हैं, कुछ उनसे जूनियर और कुछ जूनियर मोस्ट। इसीलिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। वन यू कॉल एज, एक जो टॉप कैटेगरी मिनिस्टर्स हैं उन्हें आप कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। सीनियर एज के लिए नहीं, सीनियर इसलिए कि इनका जो प्राइम मिनिस्टर का इनके ऊपर ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा है। अभी मोदी 1, मोदी 2 के अंदर स्मृति ईरानी को अगर उन्होंने मिनिस्टर बनाया, वो भी सीधा कैबिनेट मिनिस्टर, इट शोज दैट ही हैड अ ह्यूज फेथ ऑन हर पॉलिटिकल, यू कैन से विजडम, एज वेल एज ही न्यू दैट स्मृति ईरानी को कुछ भी पता चलेगा तो वो इंफॉर्मेशन बाहर लीक होने के चांसेस नहीं है। इसलिए उनको सीनियर मोस्ट लेवल का मिनिस्टर बनाया था, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था उनको। ठीक है ना? तो मोदी जी ने अपने सारे मिनिस्टर्स में से कुछ खास मिनिस्टर्स को टॉप लेवल पे रखा, उन्हें बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। और मैं बताऊं आपको, लगभग समझ लो कि 30 के आसपास कैबिनेट मिनिस्टर। अप डाउन हो सकते हैं, मोदी जी की मर्जी है, ये नंबर अप डाउन भी कर सकते हैं। खैर, जो क्लोजेस्ट हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, उन्हें कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद वो एक कैटेगरी और बनाते हैं। जैसे आपके कुछ दोस्त होते हैं ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है मगर कुछ बहुत क्लोज होते हैं, वो है कैबिनेट मिनिस्टर। फिर सेकंड कैटेगरी मिनिस्टर भी होते हैं, दूसरे रैंक के भी होते हैं, उनको आप कहते हैं, दे आर रेफर्ड एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS। अब आप एक बात याद रखना कि इस स्टेट वर्ड का भारत के स्टेट से कोई लेन देना नहीं है। ये नॉमेनक्लेचर है जो हम यूज करते हैं। ये स्टेट वो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा वाला नहीं है। ये एक नाम है जो हम यूज करते हैं। मिनिस्टर ये सेंटर के हैं, हालांकि नाम हम यूज कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय दिस वर्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एनीवेज, अब ये हुए सीनियर मोस्ट। उन्होंने फिर एक और कैटेगरी बनाई जो रिलेटिवली जूनियर है, जूनियर मिनिस्टर, और उसे नाम दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। है ये भी मिनिस्टर सेंटर के हैं, मगर पीएम का इनके ऊपर फेथ थोड़ा कम है कि पता नहीं इंफॉर्मेशन लीक ना कर दे, पता नहीं डिसीजन उतना अच्छा ले पाए कि ना ले पाए, सारी बातें इनको बतानी भी नहीं है। हाँ, मगर काम भी तो करवाना है, तो इनको MOS बना दिया। एक और जूनियर मोस्ट कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की, उसको कहते हैं, दैट इज रेफर्ड एज डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, ये है सबसे छोटू, दैट इज द व्हाट यू कॉल इज द जूनियर मोस्ट कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। तो यही बात मैंने यहां पे लिख दी है, ये सबसे छोटे कैटेगरी के हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई, ये डेप्यूटी मिनिस्टर्स, देन यू हैव गॉट सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, एंड देन जूनियर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये 3 कैटेगरी हो गई, आपके सामने है, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है मिनिस्ट्री संभालना। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, डिफेंस, ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। अब मिनिस्ट्री जो है उसके थ्रू आप लॉ और पॉलिसी इंप्लीमेंट कराते हैं। दैट मिनिस्ट्री इज अंडर अ मिनिस्टर। देखिए, ये एक, मान लीजिए ये एक
मिनिस्ट्री है। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम हो गई है, ठीक है। और मैं जो बात कर रहा हूं ये यूनियन लेवल की कर रहा हूं, स्टेट लेवल की नहीं कर रहा हूं, सेंटर की बात चल रही है अभी। अब मिनिस्ट्री में इतना काम होता है, अगर आप होम मिनिस्ट्री को जानते हैं तो आप जानते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज है मगर किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। देन यू हैव गॉट ये द होल यू कैन से पैरामिलिट्री फोर्सेस, सम ऑफ देम आर अंडर व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ होम। इंटरनल सिक्योरिटी कौन मेंटेन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम। सो होम मिनिस्ट्री इज अ वेरी वेरी बिग मिनिस्ट्री, इज अ वेरी ओवरबर्डन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री को फर्दर क्या कर देते हैं? एक मिनिस्ट्री को फर्दर आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। हालांकि मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्चुअल वर्किंग है, स्ट्रक्चरिंग है, वो इतनी ईजी नहीं होती है, मगर एग्जाम में जितना आता है मैं उसकी ज्यादा आपको बता रहा हूं। ये मिनिस्ट्री है, इसको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, D1, D2, D3, D4 ऐसे करके, ठीक है, काम बांट दिया। मान लीजिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, ये है इंटरनल सिक्योरिटी, ये है पुलिस इंटेलिजेंस, आपने काम बांटा हुआ है। अब मिनिस्ट्री को किसी मिनिस्टर के अंडर में डालोगे, मिनिस्ट्री विल बी अंडर सम मिनिस्टर। अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम है, इट विल बी अंडर होम? होम मिनिस्टर, ठीक है, ये होम मिनिस्टर के अंडर में आती है। अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक मिनिस्ट्री जिस मिनिस्टर के अंडर में होती है वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होता है, वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर। अभी आप समझिए, अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है, बट वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स में से आते हैं, वो इस लेवल के मिनिस्टर हैं, इस लेवल के नहीं है, ठीक है। राजनाथ सिंह इस लेवल के मिनिस्टर हैं। मींस जब आप एक मिनिस्ट्री क्रिएट करते हैं तो उसे किसी मिनिस्टर के अंडर में रखोगे। वो जो मिनिस्टर होता है नॉर्मली, रेगुलरली तो हम मतलब कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, नॉर्मली मिनिस्ट्री को आप जिस मिनिस्टर के अंडर में रखते हैं वो किस लेवल का होता है? कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो, ठीक है। तो वही मैंने यहां पे दिखाया आपको। अब फर्दर क्या होता है, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, वन मैन अमित शाह कितने भी एफिशिएंट हो, इतने सारे डिपार्टमेंट को तो वो हैंडल नहीं कर सकते। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके काम को सपोर्ट करने के लिए ये बाकी दो मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का काम है कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करना, उनके काम में है उनको हेल्प करना। और डेप्यूटी मिनिस्टर का भी यही काम है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं उनका काम करने में, एनालिसिस करने में, रिपोर्ट्स तैयार करने में, ठीक है ना। मतलब डेप्यूटी हैं ये इनके एक तरीके से। तो अगर मैं इनको यहां पे दिखाऊं तो कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए आपके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, साथ में कुछ जगहों पर, हमेशा नहीं होता, यू मे ऑल्सो हैव डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये बात क्लियर है? देखिए आपके मन में काफी सवाल आ रहे होंगे, यू मस्ट बी हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस कि ये क्या है वो क्या है। आई विल बी आंसरिंग देम अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझे पता है अगर स्टूडेंट में होता तो मेरे माइंड में भी ये सवाल आता। सो आई ट्राई टू आंसर देम इवेंचुअली वन बाय वन। जस्ट गो विद द फ्लो, मेरे साथ साथ चलो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप ये समझिए कि आपने तीन कैटेगरी बना दी। नंबर वन पे ये है, ये है, ये है। कैबिनेट मिनिस्टर, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को आपने कैबिनेट मिनिस्टर तो बना दिया मगर आपने उसे पोर्टफोलियो नहीं दिया, मिनिस्ट्री नहीं दी, ठीक है। इलेक्शन से पहले कई बार क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को फ्री कर देते हैं कि भाई तुम मिनिस्ट्री का काम छोड़ो, तुम इलेक्शन पे फोकस करो। तभी तो कहते हैं बार बार इलेक्शन कराने में रिसोर्स वेस्ट होती है, मिनिस्टर को भी अपना काम छोड़ के उसमें लगना पड़ता है इलेक्शन के अंदर। तभी बार बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है ना। खैर, अब सवाल ये आता है कि इनका क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का क्या होता है। मैंने अभी बताया आपको, देयर जॉब इज टू हेल्प द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। नॉर्मली if cabinet minister is given a ministry or a portfolio charge, then he will always head that ministry
और पोर्टफोलियो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अमित शाह को कोई मिनिस्ट्री दी है तो अमित शाह किसी और के अंडर में काम नहीं करेंगे। इफ मिस्टर जयशंकर हैज बीन ऑफर्ड अ मिनिस्ट्री और अ पोर्टफोलियो, एक्सटर्नल अफेयर्स उनका पोर्टफोलियो है, तो अगर आपने उनको काम दिया है तो वो मिनिस्ट्री के इंचार्ज होंगे, वो किसी और के अंडर में काम नहीं करेंगे, पूरी मिनिस्ट्री उनके अंडर में काम करेगी। ये कंट्रास्ट है किससे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट से। क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉर्मली सेकंड लेवल के मिनिस्टर होते हैं, उन्हें नॉर्मली मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है, नॉर्मली उनको एक पूरा मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है क्योंकि जूनियर लेवल मिनिस्टर है। मगर प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो किसी भी सेकंड लेवल मिनिस्टर को भी एक पूरी मिनिस्ट्री दे सकते हैं। इफ पीएम वांट्स, ये सारा डिस्क्रिशन कि कौन बनेगा कैबिनेट मिनिस्टर, कौन बनेगा एमओएस, कौन बनेगा डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सारा डिस्क्रिशन सिर्फ किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। दैट मेक्स हिम वेरी वेरी पावरफुल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको क्या पोर्टफोलियो देना है, किसको किस लेवल पे रखना है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पीएम का होता है। ठीक है, अभी मिस्टर जितेंद्र सिंह का अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो जितेंद्र सिंह जी, उनका जो स्टेटस है, जो उनकी सीनियरिटी है, वो तो एमओएस ही है, मगर वो पूरी मिनिस्ट्री के इंचार्ज है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंडर में आती है? जितेंद्र सिंह। अब जितेंद्र सिंह है तो सेकंड लेवल के मिनिस्टर, मगर पूरी मिनिस्ट्री उनको दी गई है। क्योंकि यहां पर क्या है, इसके पीछे एक रीजन है। आप बोल सकते हो कि अगर जितेंद्र सिंह इतने ट्रस्टेड हैं कि आपने उनको पूरी मिनिस्ट्री दे दी है, चार्ज उनके अंडर में दे दिया पूरी मिनिस्ट्री का, तो आप उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दो सीधा। यहां पर एक कैच है सर, वो कैच मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, देखिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जब भी मिनिस्ट्री दी जाती है, पूरा का पूरा चार्ज दिया जाता है, तो उस केस में उन्हें कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, विद इंडिपेंडेंट चार्ज। जैसे जितेंद्र सिंह का एग्जांपल मैंने लिया। मगर डेप्यूटी मिनिस्टर्स को आर नेवर, इतने जूनियर होते हैं, दे आर नेवर गिवन अ फुल मिनिस्ट्री और अ फुल डिपार्टमेंट। उनको पूरा पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता, उनका काम असिस्टेंस देना ही है बाकी दो मिनिस्टर्स को। यह बात भी क्लियर हो गई आपको? अब कुछ और बताने जा रहा हूं मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले डिस्कशन में इसका रिफ्लेक्शन होगा। देखिए, आप इस बात को समझो, मोदी जी को यह बात समझ में आ गई है कि चाइना जो है दुखी कर रहा है, चाइना इज बॉदरिंग अस अगेन एंड अगेन। या ट्रंप जो टैरिफ वॉर खेल रहे हैं, या टैरिफ ड्रामा जो चल रहा है, मैं तो ड्रामा ही बोल सकता हूं इसको, क्योंकि रोज ये, आज वो, कल वो, कभी 100 लगाते, कभी 500, कभी 50, उनकी मर्जी। खैर, कोई सोच होगी इसके पीछे। पर मोदी जी कहते हैं इससे इंडिया को नुकसान हो रहा है। पीएम सेज दैट इंडिया इज एट लॉस बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी। शेयर मार्केट भी फ्लक्चुएट हो रही है, दूसरे लोग का जो फ्यूचर है उससे जुड़ा हुआ है। अब यहां पे क्या होता है, इंडिया, हाउ इंडिया शुड डील विद द ट्रंप टैरिफ वॉर। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसको आंसर कैसे करना है, ये डिसीजन तो इंडिया भी लेगा ना। इंडिया रेस्पॉन्ड कैसे करेगा, ये तो डिसीजन लेना है। चाइना के क्लोज जाएगा इंडिया, या अमेरिका से पंगा लेगा, या रशिया से पंगा लेगा, रशिया के क्लोज जाएगा। दैट क्रिटिकल डिसीजन हैज टू बी टेकन। अब ये एक बड़ा सेंसिटिव डिसीजन है। अमेरिका कहता है भाई हमने तुम्हारे ऊपर लगा दिया 100% टैरिफ, अब अपना सामान यहां बेच के दिखाओ। बेचोगे तो इतना महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, इंडिया भी कम चालू नहीं है, इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा, बट सोचना पड़ेगा कैसे करना है। लड़ना भी नहीं है और काम भी हो जाए, इंडिया की तो पॉलिसी यही रहती है। तो देयर इज अ नीड टू टेक अ वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजन अगेन। अब फिर से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। अब आप सोचिए इस डिसीजन को कि ट्रंप टैरिफ वॉर को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। अगर आप 72 लोगों की मीटिंग बुलाकर, क्योंकि यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फिलहाल का साइज है, अगर आपने पूरे सीओएम को बुला दिया मीटिंग में, 72 लोगों को बिठाने के लिए भी कितनी बड़ी जगह चाहिए। आपने बोला भाई हम ट्रंप के टैरिफ को टैरिफ से रिस्पॉन्ड करेंगे, या ट्रंप की टैरिफ वॉर को चाइना के साथ नजदीक आके हम काउंटर करेंगे। अब एक कितनी खतरनाक बात है कि आप ये बोल रहे हो कि चाइना के साथ हम क्लोज आ जाएंगे, मगर देश के लिए जरूरी भी हो सकती है। 72 लोगों को पता चल गई, उनमें से कोई तो ऐसा हो सकता है जो कलाकार हो जाए। कलाकार मतलब कुछ उसके माइंड में फितूर आए, हो सकता है ये बात वो लीक कर दे,
ट्रंप को पहले पता चल जाए, और ट्रंप आपको पता ही है वो कुछ भी कर सकता है। ये खबर अगर ट्रंप को कोई बेच दे कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है, तो आप सोचिए शेयर मार्केट का वो क्या हाल कर सकता है, या वो इंडिया पे भी फर्दर एक्शन ले सकता है। मतलब कुछ तो करेगा, वो ड्रास्टिक हो सकता है। सो वी नीड अ कंप्लीट प्रिवेसी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसे इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने। दूसरी बात, आई वॉन्ट पीपल हु कैन एडवाइज मी विद फुल ब्रेन्स, नॉट इमोशंस। तो मुझे काबिल लोग चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जो हर समय दंगा करने की मूड में रहते कि भाई सारे कैटेगरी के मिनिस्टर हैं, कुछ बोलते ज्यादा है, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मुझे वो लोग चाहिए जिनके पास इंफॉर्मेशन भी है, भले वो कम बोले। आई नीड स्ट्रांगली माइंडेड पीपल हु कैन हैव अ काइंड ऑफ डीप एनालिसिस, एंड दोज पीपल आर कैबिनेट मिनिस्टर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो क्रिटिकल डिसीजन है, आई विल नॉट टेक इन द प्रेजेंस ऑफ द पूरा का पूरा टीम, रादर आई विल कॉल अ स्मॉल मीटिंग ऑफ माई सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स। जैसे मैंने बोला कैरी मिनाटी को शादी करनी है, तो पूरी दुनिया से नहीं पूछेगा, वो अपने घर के बहुत क्लोज लोगों से पूछेगा, है ना, वरना ये बात तो सरेआम खुल जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो भी अपने जो क्लोजेस्ट मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग बुलाते हैं। और वो क्लोजेस्ट मिनिस्टर कौन है, वो क्लोजेस्ट मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर। दस व्हेन पीएम कॉल्स अ मीटिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स, दैट मीटिंग इज रेफर्ड एज द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। इसी को हम बोलते हैं कैबिनेट, कैबिनेट, कैबिनेट। कई बार आपने वर्ड सुना होगा, मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया। वो बार बार कैबिनेट कैबिनेट बोलते हैं, सीओएम नहीं बोलते, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। मेरा यहां पे एक सवाल है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, बीच में रुक के सवाल पूछ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द वर्ड कैबिनेट। संविधान में कौन सा वर्ड मेंशन्ड है, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? 2-3 सेकंड लेकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। अभी संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन्ड है, मगर बाद में आर्टिकल 352 के अंदर कैबिनेट वर्ड ऐड कर दिया गया था। कैबिनेट वर्ड इमरजेंसी का मिसयूज रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड कर दिया गया था। तो कहने का मतलब ये, अगर एग्जाम में पूछ ले कि इनमें से किस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है, संवैधानिक मान्यता है, संविधान में उसका जिक्र है, तो आंसर है कैबिनेट भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है। सीओएम का जिक्र तो बहुत जगह पे आता है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 74। कल हमने किया था कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए सीओएम होता है, बट आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी है, वहां पर अब कैबिनेट वर्ड का भी मेंशन हो चुका है। मगर याद रखना, आज तक संविधान में ना तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मेंशन है, ना ही कहीं पे डेप्यूटी मिनिस्टर का मेंशन है। जब संविधान में उसका जिक्र नहीं है, तो आपने ये 3 कैटेगरी कैसे बना दी? पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पूरी गवर्नमेंट को, पूरे एग्जीक्यूटिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। दिस ट्रेडिशन बिलोंग्स टू यूके। ये यूके में चलता है ऐसा कि सारे मिनिस्टर्स को अलग अलग रैंक दे दिया जाता है। हमने वहीं से इसको कॉपी किया है और ये प्रैक्टिस चली आ रही है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि हैविंग 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वेंशन। ये एक ट्रेडिशन है, ये एक प्रैक्टिस है जो हमने बोरो किया है यूनाइटेड किंगडम से, यूके से हमने कॉपी किया है ये चीज, ठीक है ना। वहां पर ऐसी कैटेगरी होती है, हमने भी ऐसी कर दी है। अदरवाइज संविधान में ना तो एमओएस का जिक्र है, ना डेप्यूटी मिनिस्टर का जिक्र है। यहां तक ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, उनकी जब मीटिंग बुलाई जाती है तो उसे कहते हैं कैबिनेट की मीटिंग। वहां सारे जो सीक्रेट डिसीजन है, क्रिटिकल डिसीजन है, वो लिए जाते हैं। अब अगर कैबिनेट की मीटिंग होगी तो ऐसे होगी, दिस इज द प्राइम मिनिस्टर, और ये सारे के सारे जो हैं, ये कौन है? दे आर द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। मगर सर, अगर मोदी जी को लगता है, प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि किसी मुद्दे पर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जरूरत है, अभी मान लीजिए आपको एक
डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च करनी है, वो भी तो क्रिटिकल डिसीजन है अपने आप में। तो उस केस के अंदर आप जितेंद्र सिंह जी को भी इस मीटिंग में बुला सकते हैं। फिलहाल ये मीटिंग है किसकी? दिस मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। ये कैबिनेट की मीटिंग है, याद रखना। कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा मिलेंगे आपको, विल ऑलवेज हैव ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स। मतलब इस मीटिंग को अटेंड करना उनका राइट है। दे हैव अ राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, ये उनका अधिकार है। मगर कुछ डिस्कशन में हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को लगे कि हमें जो दूसरे लेवल का मिनिस्टर था उसकी एक्सपर्टीज की भी जरूरत है, उसकी एडवाइस की भी जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग में, इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग, लेट्स कॉल दैट फेलो ऑल्सो। तो उस केस में स्पेशल इनवाइट देकर, इन्विटेशन देकर उस एमओएस को भी बुला लिया जाता है जिससे जुड़ा हुआ डिसीजन आपको लेना है। सो यू मे हैव अ स्पेशल एमओएस अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। वैसे तो नॉर्मली कैबिनेट की मीटिंग में पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर ही होने चाहिए, मगर एमओएस को बुलाया जा सकता है, मगर ओनली इफ स्पेशली इनवाइटेड, अगर उनको इनवाइट किया जाएगा तभी। दूसरी बात, इसमें एक ब्यूरोक्रेट भी आपको दिख जाते हैं, वो है आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी भी आपको इन मीटिंग्स में दिख जाएंगे। और कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। He is a senior most, normally, generally, traditionally, the senior most minister, senior most bureaucrat of the country. Normally, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं इंडिया के, वो इस पोजीशन तक पहुंच पाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जो बच्चे 21, 22 में ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो उनके बारे में सब बोला जाता है, हालांकि कंपलसरी नहीं है। मैं बता दूं, किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। भले ही आप 40 साल की उम्र में आईएएस क्लियर करो, किस्मत में यहां पहुंचने लिखा है तो पहुंचोगे, इसलिए नेवर लूज होप। खैर, सीनियर मोस्ट जो हो जाते हैं उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनना एक्सपेक्टेड हो सकता है, ना भी बने, उनकी मतलब किस्मत है उनकी। खैर, लेट्स कम बैक टू दिस। अब ये मीटिंग है कैबिनेट की, यहां पे सारे क्रिटिकल डिसीजन हो रहे हैं। यहां पे डेप्यूटी मिनिस्टर को नॉर्मली कभी बुलाने का स्कोप नहीं होता। कोई इतने जूनियर होते हैं कि उनको इस मीटिंग में नॉर्मली कभी बुलाया ही नहीं जाता। एक आदमी हमेशा मिलेगा, कैबिनेट मिनिस्टर, एक आदमी बुलाने पे आएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है। अब सवाल यह है कि कैबिनेट की पर्पस क्या है? कैबिनेट का पर्पस यह है कि कैबिनेट की मीटिंग प्राइवेट होती है, आप आरटीआई लगाकर भी उसके अंदर क्या डिस्कशन हुआ पता नहीं कर सकते। यू कैनॉट यूज आरटीआई, एंड आस्क देम दैट व्हाट डिड यू डिस्कस, क्या बातें हुई। जैसे वो गाना है ना, रुकमणी रुकमणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, तो आप रुकमणी से तो पूछ लेते हो ये बात, जहां आपको पता भी है। यही काम आप इनसे करके देखो, कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ बताएंगे ही नहीं आपको, बोलेंगे बस चाय समोसे खाने आए थे, क्योंकि आपको बताने का मतलब है वो बात फैल जाएगी, सीक्रेसी आउट हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, आपने भी आरटीआई पढ़ा हुआ है, आपने आरटीआई लगा दी, आरटीआई इस पे अप्लाई नहीं होगी। कैबिनेट डेलिब्रेशंस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ आरटीआई, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई बातें हुई है वहां पे। ठीक है ना, ये बात भी यहां पे क्लियर हो गई। तीसरी नेक्स्ट बात ये है कि मीटिंग कहां होगी, कब होगी, और किस किस को मीटिंग में बुलाना है अदर देन कैबिनेट मिनिस्टर। वेयर द मीटिंग विल बी हेल्ड, व्हाई एजेंडा ऑफ द मीटिंग, दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मीटिंग का एजेंडा क्या है, किसको इनवाइट करना है, ये किसका डिस्क्रिप्शन होता है, ये डिस्क्रिप्शन है प्राइम मिनिस्टर का। जैसे मैंने पहले बताया किसको क्या बनाना है, ये डिस्क्रिप्शन भी पीएम का ही होता है। ठीक है। अब जब मैंने बोला आपको 72 लोग तो आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते क्रिटिकल चीज पे, सीक्रेसी भी आउट हो जाएगी, सीरियसनेस भी खत्म हो जाएगी। बट ये छोटी बॉडी है, जब ये डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन सीरियस भी होगा, सिक्योर भी रहेगा, क्योंकि कैबिनेट इज अ स्मॉलर बॉडी, कॉम्पैक्ट बॉडी है, और इसके जो मेंबर हैं वो सीनियर पॉलिटिशियन है। सीनियर आदमी से उम्मीद की जाती है सीरियसनेस की, सीनियर आदमी से उम्मीद की जाती है प्रिवेसी मेंटेन करने की, इसलिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है। अब अगली बात समझिए, इस बात को,
देखिए जो बातें बोल रहा हूं एग्जाम में उसके आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कुछ भी बात ज्ञान देने के लिए नहीं बोलूंगा, एग्जाम को माइंड में रख के बोलूंगा. सो ट्राई टू टेक अवे ईच एंड एवरी वर्ड विच आई एम डिस्कसिंग. नाउ यू मस्ट हैव रेड, कल मैंने आपको बताया भी था, लास्ट क्लास में बताया था दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही टेक्स द डिसीजन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिसीजन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेते हैं, उनके नाम पे लिए जाते हैं. क्या करना है क्या नहीं करना वो डिसाइड नहीं करते, वो सिर्फ साइन करते हैं. उनको क्या करना है, किस पे साइन करना है, ये बताता कौन है? ये बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मींस डिसीजंस आर कम्युनिकेटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. गवर्नमेंट के डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पर इशू किए जाते हैं, मगर एक्चुअल डिसीजन मेकर कौन है? द एक्चुअल डिसीजन मेकर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. क्योंकि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्री करेंगे वो प्रेसिडेंट को बता दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट को मोस्टली उस पर अप्रूवल देना ही पड़ता है, मोस्टली अप्रूवल देना ही पड़ता है, अनलेस वो अपना डिस्क्रिशनरी वीटो यूज करे, जो मैंने कल बताया था, सस्पेंसिव वीटो हो गया, पॉकेट वीटो हो गया. मोस्टली ऐसा होता नहीं है. खैर, अब सवाल वही आ जाता है कि कैबिनेट, अब यहां पर क्या हो रहा है? मैंने अभी बताया आपको, डिसीजन मेकिंग में सबको नहीं बुलाया जा सकता. यू कैनॉट हैव द होल COM डिसाइडिंग अपॉन अ मैटर. सो व्हाट यू डू, यू कॉल ओनली द मीटिंग ऑफ कैबिनेट. कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हो आप, सिर्फ वहां डिसीजन लेते हो, और जो भी फाइनल होता है उसे कम्युनिकेट कर दिया जाता है, और यह मान लिया जाता है कि यह डिसीजन सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स का नहीं है, यह डिसीजन पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है. जैसे आपके घर में अभी कैरी मिनाटी है, उनको शादी करनी है, तो वो डिसीजन लेंगे तो जरूर, मगर अपने भाई से, अपनी बहन से और अपनी मदर से पूछ के लेंगे, उनसे ज्यादा क्लोज है मान लो, ठीक है. बाद में जब डिसीजन ले लिया, फिर वो बाकी फैमिली मेंबर्स को बता देते हैं, और जनता को लगता है ये डिसीजन परिवार ने मिलकर लिया है, जबकि रियलिटी में ये डिसीजन किसने लिया है? सिर्फ उनके जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स है उन्होंने लिया. भाई घर में भी हम सोने सबसे क्लोज होते हैं. अब जैसे मेरे पिताजी कई बार बोलते थे कि भाई तू सारी बातें किया कर, दोस्त की तरह रहे, अब तू बड़ा भी हो गया है, मतलब बात भी सच है. बड़ा मतलब जब मैं 10th 9th क्लास में था, एक दो बार दोस्त बन के बातें बता भी दी, फिर जो चप्पल से पिटाई हुई है, फिर मैं समझ गया सारी बातें नहीं बतानी है, वो कितना भी बोले, कितना भी उकसाए. तो क्लोजनेस वही होती है जहां आपको पता है सेफ है, बंदा पीटेगा नहीं. तो मजाक कर रहा था, इतनी भी कोई पिटाई नहीं हुई, बट यहां पर वही चीज होने वाली है. PM कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला के डिसीजन लेते हैं, और जो भी डिसीजन यहां लिया जाएगा, जैसे ट्रंप के टैरिफ वॉर को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये डिसीजन लेंगे. जो भी डिसीजन लेंगे ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा बाकियों को, एंड दैट विल बी एज्यूम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कहने का मतलब ये है, द decision of cabinet is seen as decision of the whole government. जो भी डिसीजन कैबिनेट में लिया जाएगा उसे गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा, जबकि रियलिटी में वो डिसीजन सबने मिलके नहीं लिया था, वो कुछ ही लोगों ने मिलके लिया था. ठीक है, अब याद रखिएगा. नाउ आपने एक डिसीजन लिया कि भाई हम, यू टुक अ डिसीजन दैट वी विल रिस्पॉन्ड टू द ट्रंप टैरिफ वॉर. जो ट्रंप की टैरिफ वॉर है हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम भी उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाएंगे, हम भी एक बिल पास करेंगे, पार्लियामेंट में एक लॉ पास करेंगे अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए. यह डिसीजन किसने लिया? कैबिनेट ने. यह डिसीजन रिलेट किससे करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से. ठीक है, अब ये डिसीजन तो आपने ले लिया, इनका डिसीजन मान लिया जाएगा कि एक डिसीजन गवर्नमेंट का है. फिर आप एक बिल तैयार करोगे, फिर ये बिल कहां रखा जाएगा? फिर ये बिल रखा जाएगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी. इस पर वोटिंग होगी. सपोज राज्यसभा पास द बिल, अब ये लोकसभा में गया, बट लोकसभा ने बिल क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. तो ये जो रिजेक्शन लोकसभा का है, ये सिर्फ इस बिल का नहीं है, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट का रिजेक्शन है.
if Lok Sabha rejects a decision of the government, for example, a bill, by not passing the bill, then that rejection is seen as a rejection of the whole government by the people. And now the price will be paid by the whole government. अब इसकी कीमत पूरी की पूरी गवर्नमेंट चुकाएगी. कैसे चुकाएगी? गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा लोकसभा में, और अगर वो भी फेल हो गया कॉन्फिडेंस मोशन, तो गवर्नमेंट गई, सरकार गिर जाएगी. दिस इशू, दिस कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड एज, इसे कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. याद रखिएगा, इसे कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब डिसीजन कैबिनेट में लिया जाता है. अब वो डिसीजन चाहे किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेट करे, डिसीजन इज टेकन इन द कैबिनेट इवन इफ इट रिलेट्स टू a specific ministry. That decision is seen as the decision of the government, and that is tested in the Lok Sabha. And now if Lok Sabha rejects the decision of the government, which actually was a decision of the cabinet, then this rejection is a rejection of the whole government. And now either government will prove that they are still in majority, and how they are going to prove that? By introducing कॉन्फिडेंस मोशन. कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार चलती रहेगी. कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया, सरकार गिर जाएगी. इसे कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. डिसीजन भले ही एक मिनिस्ट्री से जुड़ा है, पूरी गवर्नमेंट मिलकर लेती है, और उसका जो इफेक्ट होता है, रिपरकशन होता है लोकसभा में, वो भी पूरी गवर्नमेंट पे आता है. सो द होल गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली आंसरेबल फॉर द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे परिवार में अगर एक बच्चा बदनाम हो जाए तो उसका असर पूरे घर पर आता है. बाकी के घर वाले थोड़ी ना वो काम बाहर करके आ रहे हैं जो ये करके आ रहा है, मगर उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे आता है कि जब ये बच्चा बिगड़ रहा था तुमने रोका क्यों नहीं. यू आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है. जब डिसीजन लिया जा रहा था, सिर्फ इन्होंने लिया था, इन बेचारों को तो बुलाया भी नहीं था, बट ये माना जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, ये माना जाता है कि वो डिसीजन किसका है? पूरी गवर्नमेंट का है, और अब उसकी कीमत भी पूरी गवर्नमेंट चुकाएगी. लोकसभा में अगर वो डिसीजन एप्रिशिएट हुआ तो सरकार की एप्रिसिएशन है, रिजेक्ट हुआ तो पूरी सरकार गिरेगी. बिकॉज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, द होल COM together collectively is answerable to लोक सभा. लोक सभा क्योंकि ये हाउस ऑफ पीपल है. भाई डेमोक्रेसी में जनता को जवाब दे तो हो. आप जनता को आपका डिसीजन पसंद नहीं आया, छोड़ दो. अभी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ये संविधान में दी हुई है, एंड दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3. एग्जाम में ये पूछेगा आपसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम. आंसर इज लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल. अब ऐसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होगा. ये तो काफी लोगों को फिर भी पता होगा. देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है वन हु कैन पनिश यू. आई एम रेस्पॉन्सिबल टू यू, आई एम रेस्पॉन्सिबल टू यू फॉर टेकिंग द सेशन. अब अगर आज के सेशन में आपको लगे यार कोई दिक्कत फील हुई आपको, या मतलब कोई भी ट्रबल हुई आपको, तो यू विल कंप्लेन टू मी एंड यू कैन पनिश मी ऑल्सो. आई एम रेस्पॉन्सिबल टू यू, मैं आपको जवाब दे हूं. आप सामान खरीद के लाते हैं,
दुकानदार से सामान खराब निकलता है, आप कंप्लेन करते हो नहीं करते हो? बिकॉज द पर्सन हु इज सेलिंग द सामान टू यू इज रेस्पॉन्सिबल टू यू. तो गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और पीपल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? और क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में हु इज रेस्पॉन्सिबल टू हुम. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. कौन से आर्टिकल में दिया है? 75 क्लॉज 3 में दिया है. ऐसे ही एक और रिलेटेड आर्टिकल है, दैट इज 75 क्लॉज 2. सर इसको कहते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज आंसर दिस. 2 सेकेंड 3 सेकेंड लीजिए, सोचिए, इसको जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसका जवाब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. सर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एवरी मिनिस्टर इंडिविजुअली इज रेस्पॉन्सिबल. आप काफी लोग बोलेंगे पीएम, जबकि पीएम नहीं है आंसर. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आंसर है प्रेसिडेंट. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इफ एनी मिनिस्टर, भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पूरा ग्रुप है ना मिनिस्टर्स का. अगर इनमें से कोई, मान लो ये 72 मिनिस्टर हैं, 72 मिनिस्टर्स हैं ये, एंड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हैप्पी विद एनी पर्टिकुलर मिनिस्टर, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो कहते हैं भाई इसको हटाना पड़ेगा, ये बंदा हमारी गवर्नमेंट की इमेज खराब करेगा. सो ही वांट्स दैट मिनिस्टर टू बी रिमूव्ड. अब उस केस में क्या होगा? वो प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे, मैडम हटा दो इसको. मैडम उसको हटाएंगी, उनको हटाना पड़ेगा. क्यों हटा पाएंगी? क्योंकि वो मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को. मींस दैट इज एवरी मिनिस्टर, हर मिनिस्टर इंडिविजुअली मिनिस्टर is in office till the pleasure of president. आप मिनिस्टर तब तक हो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे. जैसे वो शोले में कहता ना कि जब तक तू नाचती रहेगी तब तक इसकी सांस चलती रहेगी, बसंती को बोलता है गब्बर. जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे आप मिनिस्टर रहोगे. जिस दिन प्रेसिडेंट का मूड खराब हो गया, आपको ऑफिस से हटा देंगे, तब आप सिर्फ एमपी रहोगे, मिनिस्टर नहीं रहोगे. मगर प्रेसिडेंट को क्या पड़ी है किसी को निकाले? वो तो अपने प्रेसिडेंट स्टेट को हैंडल कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है, 350 एकड़ का है. उस केस में पीएम की एडवाइस अवेलेबल होती है. कहने का मतलब यह है, प्रैक्टिकली मैंने जो असल में होता है, एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर. प्रैक्टिकली तो पीएम हटवाता है उसको, मगर संविधान में किसका नाम दिया हुआ है? प्रेसिडेंट का. थ्योरेटिकली प्रेसिडेंट, प्रैक्टिकली पीएम. ठीक है, तो यहां पर पीएम भी लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पीएम. मगर अगर एग्जाम में आ गया अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, आपको लिखना है प्रेसिडेंट. अब यहां एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये जो पूरी गवर्नमेंट का साइज है, क्योंकि मैं मान लो थोड़ी देर के लिए मैं पीएम हूं, एंड आई एम थैंकफुल टू माय एमपीज हु वॉन द इलेक्शन एंड दे मेड मी द प्राइम मिनिस्टर. भाई सारे एमपी इलेक्शन जीते तभी तो हमारी गवर्नमेंट पावर में आई. तो कहीं ना कहीं एमपी प्रेशर बनाते हैं सर पीएम पे कि सर मुझे मिनिस्टर बना दो, मुझे बना दो. अब सबको मिनिस्टर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, और सबको बनाओगे तो खर्चा भी बहुत है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आएगी. और पहले ये होता था कि काफी लोगों को मिनिस्टर बना देते थे, इतना बड़ा साइज था गवर्नमेंट का कि काम कम होता था, खर्चा ज्यादा होता था. मिसयूज होने लगा उस प्रोविजन का कि भाई मैक्सिमम लोगों को, जो एमपी बने थे उनको बना दिया मिनिस्टर. तो गलत बात भी है, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन भी हो जाता है. लेजिस्लेचर्स को बार बार आप सबको एग्जीक्यूटिव में डाल दोगे तो सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है लॉ मेकर और इंप्लीमेंटर के बीच का, वो खत्म. तो इस पे लगाम लगाने के लिए एक प्रोविजन ऐड किया गया था बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, under which the size of COM
वॉज फिक्स्ड, उसमें सीओएम का जो साइज था उसको फिक्स कर दिया गया। और वो कहां पे किया गया? आर्टिकल 75 क्लॉज 1A इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहां उन्होंने लिख दिया कि मैक्सिमम साइज ऑफ द सीओएम इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर cannot be more than 15% of the strength of लोकसभा। लोकसभा की जो मेंबरशिप है उसका 15% तक आप सीओएम रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए कि अब जैसे अभी की हिसाब से अगर मैं ले लूं तो 543 तो हो गई स्ट्रेंथ लोकसभा की। मैक्सिमम सीओएम जो आप रख सकते हो वो ये नंबर है, इसके ऊपर आप सीओएम का साइज नहीं बढ़ा सकते। और ये संवैधानिक तरीके से लिखा गया है, 75 क्लॉज 1A में लिखा है, एडिड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। फिर ये भी याद रखिएगा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स, उनको ओथ कौन दिलाता है? अब आप सोचोगे मिनिस्टर को पीएम ओथ दिलाता होगा, पीएम को प्रेसिडेंट दिलाता होगा, बट संविधान में आर्टिकल 75 अगर आप देखते हैं तो वहां पर मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा? मिनिस्टर को ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर ओथ और अफर्मेशन ऑन द मिनिस्टर, और ये जो ओथ है ये मेंशन्ड है शेड्यूल 3 में। मिनिस्टर की ओथ 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है। अब आपको जैसे मैं एक बात और बता दूं कि प्रैक्टिकली डिसीजन जो है कैबिनेट लेती है। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट डिसीजंस आर टेकन बाय कैबिनेट। फिर जो कैबिनेट का डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट का डिसीजन बन जाता है। और मोस्टली क्योंकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है लोकसभा में, मोस्टली देयर डिसीजंस आर पास्ड बाय लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। राज्यसभा में भी बिल को पास कराने के तरीके होते हैं उनके, मनी बिल बना देंगे उसको, फिर आप कोर्ट केस करते रहो बाद में। आधार बिल को जैसे मनी बिल के फिर कंट्रोवर्सी हुई थी, ये वो मनी बिल नहीं है। खैर, बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट बिकम द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इवेंचुअली मोस्टली दोज डिसीजंस मोस्टली आर पास बाय पार्लियामेंट। सो अगर आप देखो तो पूरा देश अगर लॉ से चल रहा है तो उस लॉ के क्रिएशन में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? कैबिनेट ने। मोस्टली अनलेस वो एक प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब है वो बिल जो एक नॉन मिनिस्टर लेके आता है, एमपी, सिर्फ एमपी है, अभी शशि थरूर मिनिस्टर नहीं है, एमपी है, वो बिल लाते हैं तो वो है प्राइवेट मेंबर बिल। अमित शाह इंट्रोड्यूस करेंगे, वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है क्योंकि वो मिनिस्टर है। अभी डिसीजन जो गवर्नमेंट के हैं वो एक्चुअली कैबिनेट के हैं, और जो गवर्नमेंट चाहेगी मोस्टली पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो इफेक्टिवली देश को पूरा कौन चला रहा है? कैबिनेट। प्रैक्टिकली कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। बट रिमेंबर दिस, एग्जाम में क्वेश्चन क्या है उसके बेसिस पे आप आंसर करेंगे। प्रैक्टिकली तो यही है। देखिए सर, कैबिनेट हैज टू टेक वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजंस। अब जब आप बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं तो काफी डेटा की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, मीटिंग अरेंज कर। अब जैसे आज का सेशन ही अरेंज करने में, टुडे सेशन जो मैं अभी ले रहा हूं, मुझे पता है बैक मतलब ये सेशन शुरू होने से पहले कितने लोगों की एफर्ट लगी है। किसी ने कैमरा सेट किया, किसी ने ये स्टूडियो सेट करा है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने पेपर अरेंज करे, किसी ने मेल करी। बहुत काम होता है जो दिखता भी नहीं है आगे बैक एंड में। ऐसे यहां पर भी है, कैबिनेट की मीटिंग भले ही 2 घंटे की हो, भले ही आधे घंटे की हो, बट उसे अरेंज करने के लिए बहुत बड़ा एक पैराफर्नेलिया, देयर इज अ होल ऑफिस टू फैसिलिटेट द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, एंड दैट ऑफिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस। उस ऑफिस को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस ऑफिस को कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है
नॉर्मली होते, हमेशा नहीं होते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ही इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। वो भी मीटिंग में होते क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ही कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि एक कैबिनेट की मीटिंग में बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, डेटा चाहिए होता है। उसे कलेक्ट कौन करेगा? उसे कलेक्ट करने का काम है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, और उस इंफॉर्मेशन को लेके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में जाते हैं। ही इज अ वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, तभी तो सीनियर मोस्ट बोलते हैं। जो आदमी इतने साल से सर्विस में है उसे बहुत आइडिया होता है चीजों का। सो दिस ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल असिस्टेंस। जैसे आप सेक्रेटरी रखते हो ना, तो दिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज प्रोवाइडिंग secretarial assistance to the cabinet। अब थोड़ी सी बातें और बताने वाली हैं जो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल लग सकती है आपको, मगर एग्जाम के लिए वो भी जरूरी है, तो बतानी तो पड़ेगी। देखिए देखिए सर, नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एंड आई टेक सम मोर पॉइंट्स ऑन कैबिनेट, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट पीएम। कैबिनेट के बारे में कुछ बताऊं इससे पहले मैं आपको पीएम के बारे में कुछ बताता हूं। देखिए, some people think that prime minister has been described in detail by the constitution of India, but that's not the case। कई लोगों को लगता है कि पीएम के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, पर ऐसा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने पीएम के बारे में जिक्र जरूर किया है। पीएम इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वेरियस प्लेसेस, बट हिज डिटेल्ड पावर एंड डिटेल्ड पोजीशन हैज नॉट बीन मेंशन्ड, क्योंकि वो शायद पीएम को ज्यादा पावरफुल नहीं बनाना चाह रहे थे, वो सीओएम को ज्यादा पावरफुल बनाना उनके हिसाब से। अब आज हम समझते हैं कि भाई पीएम है तो गवर्नमेंट वही है। ज्यादातर लोग मिनिस्टर्स का नाम भी शायद जानते नहीं होंगे क्योंकि इतने वो लाइमलाइट में नहीं है। बट डिबेट ये है कि क्या ये हमेशा होता है? इज इट दैट पीएम इज ऑलवेज मोर पावरफुल? जैसे आप देखिए, अगर आप कंट्रास्ट देखिए मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आपको लगता था कि पीएम बहुत पावरफुल नहीं होते क्योंकि वो अपनी पावर उतना दिखाते भी नहीं थे। अभी लगता है पीएम बहुत पावरफुल है। इंदिरा गांधी के टाइम में लगता था कि पीएम बहुत पावरफुल है क्योंकि जो उन्होंने बोल दिया वो होता है, उसे अपोज करने वाले लोग बहुत कम है, तो पावर है। तो कहने का मतलब यह है, मनमोहन सिंह जब पीएम थे तब भी कॉन्स्टिट्यूशन वही था, लॉ वही थे, पीएम की पावर वही थी। अब मोदी जी है तो भी पीएम की पावर वही है, कॉन्स्टिट्यूशन वही है, मगर यूज करने का तरीका। फरारी आप चलाओ, फरारी मैं चलाऊं, मैं हार सकता हूं, आप जीत जाओगे, गाड़ी तो वही है। ड्राइवर ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, ड्राइवर की पर्सनैलिटी ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, यहां पर भी वही है। इसीलिए पीएम इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कितना पावरफुल है, इस पर डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पीएम जो है इज ओनली प्राइमस इंटर पेरिस। पीएम प्राइमस इंटर पेरिस है, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अ कैप्टन ऑफ अ टीम, ही इज लाइक अ इक्वल टू ऑल द प्लेयर्स, ही इज एज गुड एज एनी अदर प्लेयर। मतलब पूरी की पूरी टीम है और वो भी उसका पार्टी है। पीएम इज अ पार्ट ऑफ सीओएम। President of India is advised by COM, not by PM. संविधान, wherever constitution talks about governance, they talk about decision taken by COM. Constitution has not discussed much about prime minister's power because we feel that this was the intention of constitution makers. संविधान बनाने वालों के मन में यह समाई कि COM को ज्यादा पावरफुल बनाना है, PM को नहीं। तभी गवर्नमेंट के डिसीजन COM ले रही है। पीएम के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है कि पीएम ये करेगा, पीएम वो करेगा, पीएम ये करेगा, लिमिटेड जिक्र है। तो ये लोग मानते हैं कि पीएम इज एज गुड एज एनी अदर मिनिस्टर। ये गलत है, इज नॉट दैट एक्सेप्टेड व्यू। बहुत कम लोगों की ये बात मानी जाती है। ज्यादातर लोग जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं दैट ही इज अ चीफ स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्च। मतलब गवर्नमेंट में अगर कोई पावरफुल है तो वह है पीएम।
सारा जो गवर्नमेंट का भार है पीएम के कंधों पे है। बात सच भी है, इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। लेट मी प्रूव दिस। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पहली बात, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द COM? PM। किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये डिस्क्रिशन है PM का। ठीक है। दूसरी बात, यूजिंग आर्टिकल 75 क्लॉज 2, अभी बताया था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, PM कैन गेट, क्योंकि खुद नहीं हटाएंगे, प्रेसिडेंट से हटवा देंगे, कैन गेट एनी मिनिस्टर रिमूव्ड फ्रॉम COM। दूसरी बात, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से, गवर्नमेंट में से किसी एक मिनिस्टर की डेथ होती है, लोग फूल वूल लेके चले जाएंगे, दुख मनाएंगे, बट अगर PM की डेथ हो जाए तो उनका अपना करियर भी चौपट हो जाएगा। बिकॉज इफ प्राइम मिनिस्टर डाइज or he resigns, then the whole COM goes out of office। अगर PM की डेथ हो जाए या PM रिजाइन कर दें तो पूरी गवर्नमेंट बाहर जाएगी। बाहर जाएगी मतलब गवर्नमेंट चेंज होगी। PM रिजाइन कर देते हैं तो PM के साथ पूरी की पूरी गवर्नमेंट जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो पूरी गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई और मिनिस्टर आ जाएगा, बट मोदी जी रिजाइन कर दे तो द होल गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन इन अ वे। तो आपकी लाइफ उनके हाथ में, किसके हाथ में? PM के हाथ में। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कैबिनेट की मीटिंग कब होगी, कहां होगी, उसका एजेंडा क्या होगा, ये डिसाइड कौन करता है? PM। तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डिफेंस मिनिस्टर आज कोई बात बोल देते हैं, आपको बुरी लगती है, शोर मचता है, तो डिफेंस मिनिस्टर की बात पे यू टर्न मारने के लिए PM आ सकते हैं। व्हाट डिफेंस मिनिस्टर सेज, PM कैन टेक अ यू टर्न ऑन दैट, बट व्हाट PM हैज सेड, nobody can take a U-turn because Prime Minister is the chief spokesperson of the Council of Ministers। उनकी बात आखिरी बात है। वो खुद U-turn मार ले अलग बात है, मगर कोई और उन्हें काउंटर नहीं कर सकता। So because PM is the chief spokesperson in the Council of Ministers। फिर PM can call for any information from any minister। डिफेंस मिनिस्टर में आस्क समथिंग फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर कि मैडम बजट में क्या आ रहा है, हो सकता है शी मे डिक्लाइन टू आंसर, या आउट ऑफ कर्टसी वो बता दें तो बता दें, राइट नहीं है हर चीज जानना। बट PM ने अगर कोई बात पूछी है तो हर मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, वरना वो भी जाएगा, हटा देंगे उसको। फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 2-3 मिनिस्टर्स के आपस में झगड़ा हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उन्हें एग्री कराने का काम भी PM का है, क्योंकि सारे लोग PM से डरते भी हैं। मनमोहन सिंह भले चुप रहते हो, मतलब ऐसा कहते हैं कि चुप रहते थे, कम बोलते थे, मगर आप ये मत समझिए कि उसके पास पावर नहीं थी। अगर वो 75 क्लॉज 2 का यूज करते तो वो भी किसी मिनिस्टर को हटा सकते थे, पावर तो वही थी। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में या पार्लियामेंट में होने वाले एक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैपनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इसीलिए
उन्हें इंफॉर्मेशन देने कौन जाता है? प्राइम मिनिस्टर। तो यहां है आपके प्रेसिडेंट, ये है पार्लियामेंट, ये है गवर्नमेंट, बीच में लिंक कौन है? पीएम। गवर्नमेंट में क्या चल रहा है? पीएम प्रेसिडेंट को बताएंगे। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? पीएम प्रेसिडेंट को बताएंगे। सो पीएम इज अ लिंक, ही इज अ लिंक, कनेक्शन है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट. Do remember this in exam, they can ask you this. See, this is again a very important concept and थोड़ा interesting भी है. These are the two terms which we use, that PM form of government and cabinet form of government. ये क्या होती है? इसका मतलब क्या? कभी कभी क्या होता है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं, there are some families where father और मदर भी मतलब इक्वली पावरफुल हो सकती है घरों के अंदर. In some families father और मदर they are so dominating. फादर और मदर एक इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि वो जो बोल देते हैं वो लास्ट वर्ड होता है. आपने मूवी देखी होगी, मूवी का नाम आई थिंक हंगामा है, हलचल सॉरी. ओमपुरी परिवार के हेड होते हैं, अक्षय खन्ना एंड ऑल दैट, वो सब. उसके अंदर 4-5 भाई होते हैं इंक्लूडिंग बाबू भाई, परेश रावल. अब वो जो भी बोल देते हैं, वट एवर ही सेज, कौन? अमरीश पुरी, घर के पिताजी थे वो फाइनल होता है. किसी की हिम्मत नहीं है उसके अगेंस्ट जाने की. बट कुछ घरों में डेमोक्रेटिक ज्यादा होता है, जो भी डिसीजन लेना होता है मिल के लेते हैं. 5 लोग हैं, पांचों डिस्कस करेंगे क्या करना है, और फिर जो कंसेंसस बनेगा वो ही काम करते हैं. वो है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मैं समझाता हूं बोर्ड पे आपको, देखिए. ये कैबिनेट है, पीएम, मिनिस्टर्स, राइट. अब अगर पीएम की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बहुत डोमिनेटिंग है, पावरफुल है, पावर का यूज करने में इंटरेस्ट पूरा रखते हैं, अगर पीएम बहुत डोमिनेटिंग है, जैसे इंदिरा गांधी को भी एक डोमिनेटिंग पीएम माना जाता था कि भाई वो जो सोचती थी, अब वो गलत है सही है वो एक डिबेटेबल पार्ट है, वो कर दिया करती थी. मोदी जी को भी एक स्ट्रॉन्ग पीएम देखते हैं. अब आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, सबकी अपनी अपनी हो सकती है. बट इस कंटेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको हटाने में मुझे कोई झिझक नहीं. आई हैव नो हेजिटेशन इन रिमूविंग यू फ्रॉम माय गवर्नमेंट. अब ये कैबिनेट है. अगर पीएम की जो पर्सनालिटी है इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, तो जो डिसीजन होगा वो प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करेंगे उसको. ही विल बी द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग. और जो ये बोलेंगे सब एग्री करेंगे. सो व्हेन पीएम सेज समथिंग एवरीबॉडी विल मोस्टली एग्री, and if you disagree he will remove you without hesitation. So because of fear you mostly agree to him, and this is what you call as prime ministerial form of government. This is not very democratic, but decisions taken are fast. Decisions are not collective. एक्चुअल सेंस में डिसीजन सबने मिलकर नहीं लिया. एक्चुअल सेंस में तो डिसीजन पीएम का ही है. मगर आप दुनिया को तो ये बोलोगे कैबिनेट का डिसीजन है. तभी मैंने लिखा डिसीजंस आर फास्ट. डिसीजन जल्दी तो ले लिए जाएंगे मगर ज्यादा डिस्कशन इन्वॉल्व नहीं होता. तो लेट मी टेल यू, कभी कभी इमरजेंसी में जल्दी डिसीजन लेना जरूरी है. सोचने में ट्रेन निकल जाएगी. तो इमरजेंसी में दिस इज गुड, बट नॉर्मली दिस इज लिटिल अनडेमोक्रेटिक. अब यहां एक प्रॉब्लम और भी है. कभी कभी क्या होता है, डिसीजन एक्चुअली में तो पूरे गवर्नमेंट को मिलकर लेना चाहिए. प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट थ्योरेटिकली द डिसीजन शुड बी टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.
प्रैक्टिकली तो ले ही नहीं सकते क्यों, इतने सारे हैं। तो उस केस में कैबिनेट को तो कम से कम साथ में इन्वॉल्व कर लो सबको, बट कभी कभी ऐसा भी नहीं होता। उसमें क्या होता है, पीएम may not indulge everyone in decision making. Rather, what PM does, he will involve some of his closest people from within the cabinet, and these 3-4 people take the decision. जैसे इवन नोटबंदी के बारे में भी कहते हैं आई डोंट नो, अंदर की बात तो वही जानते हैं। गवर्नमेंट खुद ये दावा करी थी कि इवन सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है। अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट इस पे सवाल ये है कि ये थोड़ी सी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को क्वेश्चन कर देता है। बट सीक्रेसी भी तो रखनी है, सबको बता दोगे कि नोटबंदी होने वाली, सब नोट बदलने चल देंगे। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कोई आया नहीं, कहां गए सर, बैंक गए नोट बदलने। तो ये भी जरूरी है, अब ये भी तो प्रॉब्लम है। बट पॉइंट ये है कि जरूरत और सही में कभी कभी बैलेंस बनाना पड़ता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये है पीएम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीएम इज वेरी डोमिनेटिंग, influential. His decisions are not opposed in the cabinet. अब इस केस में क्या होगा, he will discuss, भाई किसी से तो करोगे, he will discuss the issue with some of the closest people in the cabinet, and this group of PM and some few cabinet ministers, ये होता है जिसको हम कहते हैं इनर कैबिनेट। ये है सर इनर कैबिनेट, दिस इज व्हाट यू कॉल इनर कैबिनेट। ये सुना होगा आपने वर्ड इनर कैबिनेट। दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, ये तो आपने बना दिया। वो थोड़ा ना कह रहा है कि आप सिर्फ 3-4 लोगों से बात करो, अरे सबसे बात करो, बल्कि पूरी सीओएम से बात करो। ऐसे ही एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली जो लेडी प्राइम मिनिस्टर्स होती हैं, मार्गरेट थैचर अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन में, या इंडिया में इंदिरा गांधी, तो लेडी प्राइम मिनिस्टर से इनको रिलेट करते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें पीएम कैबिनेट मिनिस्टर से भी बात नहीं करती। शी may discuss the critical issues with some of her close family members or friends. ये फैमिली के लोग हैं या कोई खास दोस्त है, they are out of cabinet, गवर्नमेंट का पार्ट भी नहीं है ये लोग, they are not even part of the government, not part of the government, but PM इनसे सलाह लेती है। लेडी प्राइम मिनिस्टर है, घर में बैठ के, किचन में बैठ के भिंडी काट रही है, भिंडी काटते काटते इनसे बात चल रही है, चाइना पे अटैक कर दें, बांग्लादेश पे अटैक कर दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दें, बड़े बड़े डिसीजन, कटिंग भिंडी टेकिंग डिसीजन, कटिंग भिंडी टेकिंग डिसीजन। और डिस्कशन किससे हो रहा है, फ्रेंड्स। रियली में ऐसा नहीं होता कि किचन में बैठ के काम करते हैं, ये तो एक मजाक वाली बात है, नोशन वाली बात है। मेन पॉइंट ये है कि पीएम डिस्कसेस द मैटर ओनली विद सम इनफॉर्मल पीपल हु आर नॉट इवन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कल को डिसीजन फेल हो गया, दे हैव नथिंग टू लूज, सरकार गिर जाएगी, इनका कुछ नहीं जाएगा। जब जाएगा ही नहीं तो रैकलेस एडवाइस देने में क्या जाता है, जहां पे लोगों का अपना फ्यूचर नहीं जुड़ा होता ना, वहां वो रैकलेस भी हो जाते हैं। इसे कहते हैं किचन कैबिनेट, दिस इज कॉल्ड किचन कैबिनेट। ये भी आपको तब मिलेगा जब पीएम बहुत डोमिनेटिंग है। पीएम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किचन कैबिनेट और इनर कैबिनेट मिल सकते हैं, मगर जो एक्चुअल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, एक्चुअली व्हाट शुड बी द केस, इट शुड बी लाइक दिस, दैट दिस इज द कैबिनेट, दिस इज द प्राइम मिनिस्टर, these are the cabinet ministers, and when they take decision in full capacity,
with all the discussion and mutual agreement and disagreements, finally arriving at a consensus. जब ये लोग मिल के बातचीत करके सारे डिसीजन लेते हैं, then that is called as cabinet form of government. Decisions are taken by full mutual discussions, and this is more democratic in approach. But यहां पर डिसीजन डिले हो जाते हैं, सबको सबसे पूछने में, बातचीत करने में डिसीजन डिले हो जाता है. जैसे आपने सुना होगा एयर इंडिया का प्लेन था, हाईजैक हुआ था, कांधार ले गए थे. When it was taken to Kandahar, in that time, for some time it was in पंजाब में उसे होल्ड किया हुआ था. अब पंजाब में वो रिफ्यूलिंग करा रहा है प्लेन, टेररिस्ट हैं. यू कुड हैव स्टॉर्म द प्लेन देन एंड देयर. अपने देश में प्लेन को छुड़ाना आसान है, दूसरे देश में अपने प्लेन को छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे आसपास के भी तो हॉस्टाइल लोग हैं. इजराइल एक अलग एग्जाम्पल है जो कुछ भी कर गुजरता है. युगांडा में वो भी ईदी अमीन के होते हुए, मतलब बुचर ऑफ युगांडा, वो अपना प्लेन छुड़ा लाए थे. मगर ऐसा कर पाना सबके बस की बात नहीं, और ये भी गैम्बल है, जो सही हो जाए ना भी हो. अब यहां पे प्लेन हाईजैक हो रखा है, पंजाब में खड़ा हुआ है, कई घंटे तक डिस्कशन ही चलता रहा कि क्या करें, भेज दे कमांडो, नहीं भेजे, कमांडो भेजे, नहीं भेजे. क्योंकि कमांडो भेज दिए और लोगों की जान चली गई, कुछ भी हो सकता है. तो जिम्मेवारी किस पे? सरकार तक गिर सकती है. और डिस्कशन करते रहे जब तक डिस्कशन पूरा हुआ, प्लेन जा चुका था. अब अफगानिस्तान से उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल काम था. एटलीस्ट आप फौज भेज के तो नहीं छुड़ा सकते थे उसको. वैसे भी तालिबान थे उस टाइम पे, अब भी है. तो ये बड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है. दिस इज वेरी डेंजरस ड्यूरिंग emergency or crisis situation. बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिलेटिवली बेटर देन पीएम फॉर्म. कौन से रोज इमरजेंसी होती है, बट रोज अगर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन रहे तो वो देश के लार्जर हित में है. सो दिस इज कॉल्ड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Now, let me discuss again a very small topic which is normally people are not very clear about it, so I'm going to discuss it here in the class now. Now, this is nothing but parliamentary form of government where executive, council of minister is taken out from parliament. ये मैं लास्ट क्लास में समझाया था डिटेल में आपको कि गवर्नमेंट जो बनी है वो कहां से बनाई है, अपने पार्लियामेंट से. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टेकन आउट, ड्रॉन फ्रॉम पार्लियामेंट, legislature, and the power to remove the government is with Lok Sabha, because government is responsible to Lok Sabha. सरकार लोक सभा को रिस्पॉन्सिबल है, मतलब लोक सभा सरकार को हटा सकती है. अब यहां पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल सिनेरियो. For whatever reason, if this government cannot continue as government, you cannot leave this office vacant even for a day. President office can be vacant for a day or two, because president को replace करने के लिए vice president बैठे हैं. president की death हो जाती है, immediately vice president can be made president, acting president. तो president अगर ना भी हो तो कुछ टाइम तक चला सकते हैं, मगर सीओएम होना जरूरी है, क्योंकि यह बात आर्टिकल 74 में लिखी है कि देयर हैज टू बी अ सीओएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट.
सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जरूरी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपको आपने देखे होंगे मीम इस तरह के मदर इज वर्किंग, नाइट ड्यूटी पे गई हुई है, घर में छोटा बच्चा है एंड द चाइल्ड इज ऑफ लेट्स से एज 4 months 5 months। नाउ यू आर फीडिंग द चाइल्ड, बट वो फीड कर लेने से, क्योंकि वो मदर से ही फीड लेता है, तो दिखाते नहीं आजकल वो मास्क लगा लेते हैं, मदर की फोटो अपने मुंह पे लगा लेते हैं, बच्चे को लगता है मदर है तो दूध भी पी लेता है। वो टेम्परेरी मदर है, केयर टेकर मदर है। वो जो मास्क है आपने फिलअप किया हुआ है मदर के रोल को, ऐसे यहां पर भी है। किसी भी रीजन से अगर गवर्नमेंट यहां नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजन देयर इज नो गवर्नमेंट, क्यों नहीं है? लोकसभा पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गॉन। गवर्नमेंट लॉस्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा, गवर्नमेंट गॉन। पीएम डेथ, गवर्नमेंट गॉन। तो किसी भी रीजन से अगर इफ रेगुलर council of minister is not there, then to fill up the place, what we do, we place a temporary government, and that temporary government is called as caretaker government। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एग्जांपल मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर है, कल को इलेक्शन होंगे लोकसभा के, मान लो हार गए तो रिजाइन करना पड़ेगा, रिजल्ट आती, रिजल्ट आ गए, गवर्नमेंट हार जाती है, एग्जांपल दे रहा हूं, बीजेपी हार गई एग्जांपल, तो रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करने के बाद आप पीएम नहीं और आप पीएम नहीं तो ये मिनिस्टर नहीं, गवर्नमेंट इज गॉन, बट यू कैन नॉट लीव दिस ऑफिस वैकेंट। प्रेसिडेंट को अकेला नहीं छोड़ना, डर जाएंगे वो। तो उस केस में क्या करते हैं, द करंट पीएम विल कंटिन्यू एज पीएम एंड द मिनिस्टर्स विल कंटिन्यू एज मिनिस्टर्स, बट दे विल नॉट बी द रेगुलर मिनिस्टर और द रेगुलर पीएम। वी विल कॉल देम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर सीओएम। टेम्परेरी है, जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, नए पीएम नहीं आ जाते, तब तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे। दूसरी बात, केयर टेकर गवर्नमेंट कन्वेंशन पे बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिस बनी हुई है, उसको बिठा देते हैं तो बिठा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका जिक्र नहीं है, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये क्योंकि टेम्परेरी गवर्नमेंट है, टुमारो न्यू गवर्नमेंट विल कम, दे विल लीव द ऑफिस, तो ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, मतलब पुरानी जा चुकी है, नई आने वाली है। पुरानी गवर्नमेंट इज गॉन, ओल्ड गवर्नमेंट गॉन, इलेक्शन हार गए ना, वो रिजाइन कर चुके, नई गवर्नमेंट लोकसभा इलेक्शन जीत के आएगी, अभी टाइम है, तो जब तक वो नहीं आएगी टेम्परेरी होल्ड करते हैं, ट्रांजिशन में है ये। पुरानी ओल्ड गवर्नमेंट गॉन, न्यू गवर्नमेंट इज येट टू एंटर द ऑफिस, सो दे this caretaker government is also called as government in interregnum। इंटररेग्नम का मतलब ये है ट्रांजिशन। मदर ऑफिस जा चुकी है, सुबह आएगी वापस ऑफिस का काम खत्म करके, तब तक ये मास्क मदर का काम करेगा, फिलर का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वाई वी फॉर्म अ केयरटेकर गवर्नमेंट, हम क्यों बनाते हैं? आर्टिकल 74 की वजह से, क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है देयर हैज टू बी अ सीओएम टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी बात, केयरटेकर गवर्नमेंट सिर्फ रूटीन डिसीजन लेता है, वो बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, मगर अगर बड़ा डिसीजन लेना ही पड़े तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ले सकते हैं। केयरटेकर गवर्नमेंट के टाइम में प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे तो ही वो कोई क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं, वरना वो नहीं लेते, ठीक है। तो केयरटेकर गवर्नमेंट को हमने किस मोड में डाला है? केयरटेकर गवर्नमेंट इज पुट इन अ रेस्ट्रिक्टिव मोड। रेस्ट्रिक्टिव मोड मतलब कि उनकी पावर्स को लिमिट कर दिया है, बट ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। जरूरत पड़ेगी देश के लिए तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेके वो फॉरेन कंट्री से ट्रीटी भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली वो नहीं कर सकते, नॉर्मली नहीं कर सकते। तो हमने उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, मगर अगर जरूरत पड़ गई तो कर लो भाई, बट नॉट इन अ रिजिड मोल्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी सूरत में तुम बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। देश को जरूरत, वॉर हो गई थोड़ा ना पूछेगी कि केयरटेकर गवर्नमेंट है या रूटीन है, तो वॉर के टाइम तो बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको,
तो प्रेसिडेंट से पूछो और डिसीजन लो। तो आपको हमने रेस्ट्रिक्टिव मोड में डाला है, रिजिड मोड में नहीं डाला है। Normally, caretaker government does not commit the next government financially. पता चला आप केयरटेकर गवर्नमेंट थी, सबकी सैलरी बढ़ा दी, उसका बोझ किस पे आएगा? आने वाली गवर्नमेंट पे। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिसका वजन, उसका लोड, फाइनेंशियल लोड आने वाली गवर्नमेंट पे पड़े। बट देश के इंटरेस्ट के लिए चाहिए तो वो भी करना पड़ेगा, मगर प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर रूटीन में नहीं कर सकते। रूटीन में आप रूटीन काम करो, सैलरी परमिट कर दी, किसी की प्रमोशन ड्यू थी तो वो कर दिया, रूटीन काम करना है बस। क्रिटिकल काम तब करना है जब नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है, और वो भी तब जब प्रेसिडेंट परमिशन दे। एक चीज यहां पे और बता दूं मैं आपको, दैट दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पीएम है। देखिए साहब, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज इन इंडिया, इंडिया में यूज नहीं होता है, ये यूके में यूज होता है। मगर कुछ एग्जाम्स में सवाल आ भी चुका है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे आपने कभी फुटबॉल देखी है, वहां पे मैन टू मैन चेकिंग भी होती है। मैन टू मैन चेकिंग का मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं अपोजिट टीम के, मान लो 3 फॉरवर्ड प्लेयर हैं, तो उनको टैकल करने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, उनके साथ साथ भागने के लिए हमारी टीम के भी 3 प्लेयर उनके साथ चिपक जाएंगे। वो जहां जाएंगे हम वहीं जाएंगे, ताकि बॉल छीन सके उनसे। बास्केटबॉल एंड ऑल, ये सारे गेम्स में यूज होती है टेक्निक। ऐसे ही ये भी मैन टू मैन चेकिंग। मतलब क्या? ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जो पावर में, ये होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, दे आर इन द पावर, कैबिनेट इन पावर। ये है ऑपोजिशन पार्टी, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होती है। वो भी क्या करते हैं, जैसे मान लो इंडिया में बीजेपी पावर में, तो सबसे बड़ी ऑपोजिशन कांग्रेस है। इंडिया में ऐसा होता नहीं है, मगर बता रहा हूं मैं आपको। तो उसमें क्या करेंगे, ऑपोजिशन का जो लीडर है उसको पीएम इन शैडो बोल देंगे। ऑपोजिशन में जिसको होम, जैसे पी चिदम्बरम को होम की काफी समझ है, तो चिदम्बरम जी को होम मिनिस्टर इन शैडो बोल देंगे। किसी को डिफेंस की समझ है, एजुकेशन में मान लो कपिल सिब्बल को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, मनीष तिवारी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। बट ये सारे लोग हैं शैडो में, मतलब दे आर नॉट द रियल मिनिस्टर, दे आर अ नोशनल मिनिस्टर। नोशनल, जैसे घर घर नहीं कहते थे बच्चे छोटे कि कोई मम्मी का रोल प्ले कर रहा है, कोई पापा का रोल प्ले कर रहा है, कोई बच्चे का रोल प्ले कर रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई सब्जी वाला बन रहा है। वो सब्जी वाला थोड़ी ना 4 साल का बच्चा, वो बिहेव ऐसे कर रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उसे पीएम की उपाधि दे दी जाती है, बट उसे कहते हैं पीएम इन शैडो। उसका काम है रेगुलर पीएम पे नजर रखना, वो क्या कर रहे हैं उस पर वो आई रखता है। फिर अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर, उसको होम मिनिस्टर इन शैडो बना देंगे, वो गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्टर है उस पर नजर रखता है। ऐसे ही कांग्रेस के किसी बंदे को डिफेंस मिनिस्टर इन शैडो बना देंगे, तो उसका काम क्या है, डिफेंस मिनिस्टर पे नजर रखना। इससे स्क्रूटनी ऑन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस एंड दे कैन एक्सपोज व्हाट्स रॉन्ग इन द गवर्नमेंट। इससे क्लैरिटी आती है। जैसे एक टीचर पॉलिटी के लिए, एक ज्योग्राफी के लिए, एक साइंस एंड टेक के लिए फोकस बढ़ता है ना, ऐसे ही इससे गवर्नमेंट पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है एंड दे कैन एक्सपोज इट इन द पार्लियामेंट कि जी होम मिनिस्टर ये गलत काम कर रहा है, इस पे नजर कौन रखेगा, होम मिनिस्टर इन शैडो। दिस इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी, दिस इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मगर इंडिया में नहीं है, ये यूके में मिलता है। दिस इज फाउंड इन यूके, जहां पर 2 मेजर पार्टी होती है ना, वहां ये मिलेगा। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी भी हैं, यहां ये नहीं मिलेगा। जहां 2 बड़ी पार्टी होती है वहां आपको ये मिलता है। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, किसी भी देश में अगर 2 बड़ी पार्टी, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिशन पार्टी, देयर यू फाइंड देम मोस्टली। होपफुली दिस वाज अ session where you learned something about Council of Minister, Prime Minister,
shadow cabinet, caretaker government, PM form government, cabinet form government, cabinet secretariat. इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा एडिशन, फैक्चुअल एडिशन किसी बुक से भी कर सकते हैं, एक बुक रेफर कर लो, 10 करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत रेफर कर लो या कोई भी एक किताब, बस एक किताब, एंड यू आर डन विद पॉलिटी। और मेंस में करंट अफेयर्स करके जाना है, बिना उसके मेंस के आंसर लिखने मुश्किल होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ पूछेगा। बट उसके लिए भी ये सब जरूरी है, प्री में तो डायरेक्टली आती है चीजें। So understand the importance of the session and make full use of it. And I hope this session was useful. Next session will continue with the remaining portion, the legislature. So thank you very much for being part of the session. Stay blessed, stay happy. See you now in the next class regarding legislature. Thank you very much.